भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, प्लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली स्थापित 1942। सन 1942 में कला विभाग दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, में विजुअल आर्ट में उच्च प्रशिक्षण देने के लिए खोला गया था। पूर्व में यह सेंट स्टीफन के प्राचीन भवन के पुस्तकालय में संचालित था। बाद में बिड़ला पैवेलियन तथा प्रोमिला कॉलेज में स्थानांतरित होते हुए वर्तमान भवन, जो तिलक मार्ग, भगवानदास गली, मंडी हाउस, नई दिल्ली में स्थापित है, में संचालित है। दिल्ली पॉलिटेक्निक से अलग करने के पश्चात सन 1964 में इसे स्वतंत्र संस्थान बना दिया गया। सन 1972 में यह दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ। समेंद्रनाथ चक्रवर्ती, बीसी सान्याल, विश्वनाथ मुखर्जी, ओपी शर्मा आदि ने जब से यह संस्थान शुरू हुआ तब से इसे पाला है। वर्तमान में यहाँ 4 वर्षीय BFA पाठ्यक्रम व्यावहारिक कला, कला इतिहास, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, विजुअल कम्युनिकेशन और चित्रकला में है। 2 वर्षीय MFA प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला और विजुअल कम्युनिकेशन में है। व्यावहारिक स्टूडियो के कार्य पर जोर है और निर्धारित सिद्धांत विषय की पढ़ाई और चयनित क्षेत्र में शोध का प्रावधान है। संकाय में पढ़ाने वाले अभ्यासरत कलाकार, मूर्तिकार और ग्राफिक डिजाइनर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। शिक्षण कार्यक्रम को और अधिक समृद्ध बनाने के उद्देश्य से चयनित विजिटिंग संकाय को बुलाया जाता है। पूर्व छात्र छात्राओं में शेखर गुरेरा, गुरेंदर ओसन, गोगी सरोज पॉल, रामेश्वर ब्रुटा, अंबा सान्याल, DB सेठ, मीरा मुखर्जी प्रमुख हैं। वर्तमान में प्रोफेसर BC चौहान कॉलेज के आचार्य हैं। राजा रवि वर्मा 1848 से 1906 ईस्वी। भारतीय चित्रकला के क्षितिज पर राजा रवि वर्मा का उदय एक यशस्वी चित्रकार के रूप में हुआ। एशिया प्रायद्वीप के सभी भागों की कला अत्यंत दयनीय अवस्था में थी। सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल में जब कला की अंतर्जिज्ञासा रंग व रूप रेखाओं से मुखरित हो रही थी, उस उषा बेला में राजा रवि वर्मा ही सबसे पहले कलाकार थे जिन्होंने एक नई दिशा की खोज की व नई पद्धतियों का सूत्रपात किया। श्रेष्ठ भारतीय कला परंपरा के इस पतनोन्मुख काल में कला में दक्ष परिश्रमशील चित्रकार राजा रवि वर्मा ने भारतीय धार्मिक, पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं पर चित्र बनाकर अपनी कला की गहरी छाप छोड़ी। जीवन परिचय। रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल सन 1848 ईस्वी को त्रावणकोर के एक गांव किलीमानूर, वर्तमान केरल में हुआ था। इन्हें बाल्यकाल से ही चित्र बनाने का शौक था, जो इस घटना से लक्षित होता है। एक बार इनके मामा राज वर्मा भगवान विष्णु का चित्र बनाकर उसमें रंग भर रहे थे। बीच में उठकर वे किसी काम से बाहर बालक रवि वर्मा ने बाल औत्सुक्यवश उसे पूरा कर दिया व नीचे गरुड़ का चित्र भी अंकित कर दिया। उनके मामा अभिभूत हो गए। इनके मामा तंजौर पद्धति पर चित्र बनाते थे। राजा रवि वर्मा पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। तब राजा रवि वर्मा के त्रावणकोर राजघराने से घनिष्ठ संबंध थे। इनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत में ही हुई। बाल्यकाल से ही उन्हें रामायण, महाभारत, कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन करवाया गया, परंतु संस्कृत भाषा उनकी समझ से परे रही। इनकी रुचि केवल चित्रकला में ही थी।
14 वर्ष की आयु प्राप्त करते करते वे एक सिद्धहस्त कलाकार बन गए थे। यद्यपि राजा रवि वर्मा ने किसी कला महाविद्यालय अथवा संस्थान से कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, तथापि अपनी अनवरत कला साधना, अथक लगन एवं विकसित कलादृष्टि के कारण अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इन्हें दरबारी चित्रकार आलमगिरी नायडू से कला प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन मिला। सन 1862 ईस्वी में इन्होंने त्रावणकोर नरेश से भेंट की। जब इनके चाचा ने नरेश के सम्मुख चित्रकला की प्रशंसा की तो नरेश ने प्रसन्न होकर रवि वर्मा को रंगों का डिब्बा दिया। यह इनके लिए अत्यंत बहुमूल्य था, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने इससे अनूठे प्रयोग किए जो आगे चलकर उनके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए। सन 1868 ईस्वी में त्रावणकोर नरेश ने अपने व परिवार के तैलचित्र बनवाने के लिए सुप्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जैनसन को आमंत्रित किया। राजा रवि वर्मा ने उनसे भेंट की और उन्हें जैनसन का काम देखने मात्र की अनुमति मिली। उनकी ग्राह्य शक्ति अत्यंत प्रबल थी। उनके काम को देखकर ही तैल चित्रण पद्धति को आत्मसात कर लिया तथा त्रिवेंद्रम के राज्याश्रय में कला का विकास किया। ये आलमगिरी नायडू को अपना गुरु मानते थे। अंग्रेजी सत्ता के प्रभाव से विदेशी चित्रण पद्धति का अधिक जोर था, इनका ध्यान स्वभावतः इसी ओर आकर्षित हो गया। रवि वर्मा यूरोपीय शैली के विशेष प्रशंसक व अनुवर्ती बन गए। अथक कठोर कला साधना जैनसन की पद्धति को देखकर राजा रवि वर्मा की सौंदर्य की अवधारणा ने एक नया मोड़ लिया। इस युवा कलाकार द्वारा अपने में व्यंजक छाया प्रकाश की चित्रण पद्धति को जैनसन ने बहुत सराहा। इसके पश्चात वे अनवरत कठोर साधना में लगे रहे। सबसे पहले उन्होंने शाही परिवार के सदस्यों के चित्र बनाए। राज्याश्रय, राजघरानों से संबंध तथा तत्कालीन बैगल ऑफ आवर जैसे सम्मानों ने उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाई, किंतु क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कर पाए। तत्कालीन राजा, महाराजाओं व उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके कार्य को सराहा व उन्हें अपने यहाँ काम करने का निमंत्रण दिया। रवि वर्मा ने ऐसे सभी निमंत्रण को स्वीकार कर सुंदर शबीह व कथा चित्र बनाए। तैलरंगों के माध्यम से उन्होंने ड्यूक ऑफ बकिंघम, लॉर्ड इक्टहिल व उदयपुर के महाराणाओं के चित्र बनाए। इन्होंने जो चित्र बनाए वे महज अंधानुकरण नहीं, वरन उनकी मौलिक सूझबूझ के परिचायक थे। उनमें बुद्धिवादी को तत्परता न थी, न ही हठवादिता। उन्होंने केवल भारतीय विषयों को ही लिया। कई बार उनके काम करने की प्रणाली विदेशी होती थी, पर प्रतिपाद्य भारतीय। उन्होंने अपनी तूलिका से विगत परंपराओं के अंतराल सामंजस्य स्थापित किया। उच्च घरानों में रवि वर्मा के चित्रों की मांग इतनी अधिक थी कि वे उसे अपने जीवनकाल में पूर्ण नहीं कर सकते थे। सर माधवराव की सहायता से उन्होंने सन 1894 में मुंबई के उपनगर घाटकोपर में अपनी लिथोग्राफिक प्रेस खोलकर चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाईं। इससे इनके चित्र घर घर में फैल गए और चित्रों का मूल्य सस्ता हो गया, जिसे लोग खरीदने में सक्षम हो गए। इस तरह रवि देश के पहले लिथोग्राफर बने व विस्तृत पैमाने पर मुद्रण के युग का सूत्रपात हुआ। धनार्जन, प्रसिद्धि व सम्मान का सुखद संयोग। राजा रवि वर्मा का यह एक संयोग ही था कि एक ओर इन्हें राज परिवार का संरक्षण प्राप्त था, वहीं दूसरी ओर युवा अवस्था से ही इन्हें प्रसिद्धि व पैसे की प्राप्ति हुई। सन 1873 ईस्वी में चेन्नई शिल्पशाला के अधिष्ठाता चैस्मट त्रावणकोर आए व राजा रवि वर्मा की चित्रकला को देखकर प्रभावित हुए। चैस्मट ने राजा रवि वर्मा को चेन्नई कला प्रदर्शनी के लिए चित्र बनाने का अनुरोध किया। त्रावणकोर महाराजा का संरक्षण प्राप्त कर अथक परिश्रम द्वारा एक चित्र निर्मित किया। चित्र में नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई चित्रित है। इस चित्र से राजा रवि वर्मा की धूम मच गई। 25 वर्ष की उम्र में इस चित्र पर तत्कालीन गवर्नर का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इस सफलता ने उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया।
उनकी इस कृति ने वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। इसके पश्चात तो सन 1880 ईस्वी में पुणे प्रदर्शनी का गायकवाड़ स्वर्ण पदक व सन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का केसर ए हिंद मेडल उल्लेखनीय है। इसके उपरांत ही वे रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा कहलाए। उनके द्वारा चित्रित सरबत बजाती हुई एक तमिल युवती पर उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उनका जगविख्यात चित्र शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह चित्र ड्यूक ऑफ बकिंघम ने खरीदकर राजा रवि वर्मा का उत्साहवर्धन किया। रवि वर्मा ने अनेक चित्रों के आधार पर पौराणिक घटनाओं को पुनर्जीवित कर दिया। यहीं से उनका नाम विश्व के श्रेष्ठ चित्रकारों में गिना जाने लगा। सन 1901 ईस्वी में रवि वर्मा उदयपुर दरबार के निमंत्रण पर उनके यहाँ गए तथा कुछ अन्य चित्रों के साथ उन्होंने वहाँ महाराणा प्रताप का भी एक सुंदर व्यक्ति चित्र बनाया। बाद में उन्होंने मैसूर के जगमोहन महल हेतु पौराणिक आख्यानों पर आधारित कुछ चित्र बनाए। जाहिर है कि ऐसा करते हुए उन्होंने पर्याप्त धन अर्जित किया। यात्रा अनुभव व तीर्थ स्थलों के चित्र तथा आकर्षक रंग योजना। भारत के अनेक कला, तीर्थों और धार्मिक स्थलों में घूम घूम कर इन्होंने वहां की पौराणिक वेशभूषा, रीति रिवाजों का अवलोकन किया। अध्ययन स्वरूप राजस्थान, दिल्ली, कोलकाता, नाभा, लाहौर, तंजौर, मायावरम तथा श्रीरंगम के तीर्थ स्थानों की यात्रा की तथा विभिन्न स्थानों के चित्रकारों से संपर्क स्थापित किया। अनेक स्थानों पर रेल सुविधा उपलब्ध न होने के बावजूद अन्य साधनों द्वारा अपनी यात्रा पूर्ण की। अपने यात्रा अनुभवों को जब उन्होंने चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया, तब भी उन पर तत्कालीन संपन्न एवं समर्थ परिवारों की इच्छा ही हावी रही। इनके चित्रों की रंग योजना सदैव सुहानी होती थी, जो मन में गंभीर भाव जगाए। गहरे लाल, नीले, पीले, हरे, सुनहरे, जामुनी रंगों का प्रयोग करके इन्होंने परंपरागत लालित्य को तेजोदीप्त रूपाकारों में ढाला व कृत्रिम औपचारिकताओं से परे यथार्थ छवियों की सी मांसलता प्रदान की। इनके चित्रों में चटक रंगों का अभाव पाया जाता है, जो कदाचित चित्रकार की शांत प्रवृत्ति का द्योतक है। रंगों के माध्यम से दर्शक के मन में उल्लास, करुणा व तादात्म्य का भाव जागृत होता है। वे रंगों के द्वारा छाया, प्रकाश से चेहरे की भाव भंगिमाओं को अंकित करते थे। उनकी आकृतियों में रंग प्रमुख हैं, रेखाएं नहीं। राजा रवि वर्मा के चित्रों में रंगों की निरंतरता गजब की है। प्रमुख चित्र व शीर्षक। उनके प्रमुख चित्रों में उषा, अनिरुद्ध, दुष्यंत, शकुंतला की छवि चित्रों का चित्रण, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, सत्यवादी हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण और बलराम, दूत के रूप में श्री कृष्ण, रावण और जटायु, मत्स्यगंधी, सीताहरण, भीष्म प्रतिज्ञा, दरिद्रता, द्रौपदी, सरस्वती, श्रृंगार, मेनका, महेंद्र, हंस और महिला, गंगा, शांतनु, सागर, जलाशय, कुलीन महिलाएं, भिखारी, बाला, प्रस्थान, गरीबी, पक्षी, दूत, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, उदयपुर का किला, साधु और मेनका, सेवानिवृत्त सिपाही, वामन अवतार, महिला और दर्पण, भिक्षुणी, चित्र 73 तथा भारतीय ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं पर अनेक सुंदर चित्र शामिल हैं। साथ ही तत्कालीन राजा महाराजाओं के अनेक शबीह व्यक्ति चित्र उन्होंने बनाए। चित्र 73 राजा रवि वर्मा भिक्षुणी। पूर्वोक्त विषय शीर्षक के अतिरिक्त राजा रवि वर्मा ने नारी चित्रों में विशेषकर केरल की नारियों का चित्रण किया, जिन्हें देखकर टिशियन व रूबेंस का स्मरण होता है। गंगावतरण, विराट का दरबार, मंदिर के द्वार पर भीख देते हुए माँ और बच्चा आदि अनेक चित्रों में जलरुचि को प्रश्रय दिया है। आलोचना। अपनी विशिष्ट यथार्थवादी चित्रशैली के माध्यम से राजा रवि वर्मा ने सौंदर्य का सृजन अवश्य किया, लेकिन सौंदर्य को वे अपने चित्रों में नहीं उतार पाए। ये एक कल्पना प्रवण, परिश्रमशील, सिद्धहस्त भारतीय चित्रकार थे, जिन्होंने अपने चित्रों के विषय को, भारतीय काव्य रूप को, पौराणिक प्रसंगों व नारी सौंदर्य के विविध आयामों तक ही सीमित रखा। यद्यपि अनेक चित्रों में नारी मांसल देह,
रूप लावण्य चरमोत्कर्ष पर है, किंतु ऐन्द्रिक सौंदर्य की वृद्धि के लिए उन्होंने चित्रों के सृजनात्मक पक्ष को भुला दिया। उनके चित्रों में काव्यात्मक गुणों का अभाव रहा है। कला इतिहासकार ईवी हैवेल ने उन पर काव्यात्मकता का अभाव का आरोप लगाया, जबकि कला समीक्षक डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी ने कहा है कि इन्होंने चित्रों में रंग इतने हल्के लगाए हैं कि कई बार विषय को समझाना कठिन हो जाता है। राजा रवि वर्मा अपनी कला को राज दरबार, राजघरानों व हवेलियों से बाहर न ले जा सके। जनसाधारण न तो उनकी कला से परिचित हुआ और न ही प्रेरित। भारतीय कला का पुनरुद्धार। कला समीक्षकों की आलोचना के बाद भी यह कहना युक्तिसंगत होगा कि राजा रवि वर्मा ने अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के माध्यम से भारतीय पौराणिक अनुभूतियों को जीवंत बनाया। ब्रिटिश शासकों के अनेक नियंत्रणों के उपरांत भी उन्होंने भारतीय कला के पुनरुद्धार का प्रयास किया। राजा रवि वर्मा ने कला को नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने कला को सार्वजनिक होने की विशुद्ध भूमिका तैयार की। उन्होंने अपनी कला में मानवीय रंगशास्त्र के अनेक अध्याय जोड़े। बंगाल के पुनरुत्थान आंदोलन की उषा बेला में राजा रवि वर्मा तारे की भांति अवतरित हुए व आने वाले प्रभाव को निर्देशित कर गए। रवि वर्मा ने आधुनिक चित्रकला के द्वार पर एक अडिग प्रहरी की भांति एक ओर प्राचीन व अर्वाचीन तो दूसरी ओर पाश्चात्य व भारतीय कला आदर्शों का समन्वय किया। राजा रवि वर्मा की सफलता आकस्मिक नहीं थी, अपितु उसके पीछे उनकी वर्षों की कठिन मेहनत, एकाग्रता व लगन थी। एक बार जब उनसे पूछा गया कि आप रंगों को कैसे मिलाते हैं, तो उनका उत्तर था, किसी खास रीति से नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय की प्रेरणा से। यही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। लोकप्रियता की दृष्टि से राजा रवि वर्मा की महानता असंदिग्ध रही। संग्रह। राजा रवि वर्मा के चित्रों को जगमोहन महल, चेन्नई संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, उदयपुर के राजमहल, मैसूर का सालारगंज संग्रहालय व केरल के निजी भवनों व हवेलियों में देख सकते हैं। मृत्यु 2 अक्टूबर सन 1906 ईस्वी को कला कर्म करते हुए त्रिवेंद्रम के निकट आर्टिटंगल में महान भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा दिवंगत हुए। राजा वर्मा भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह कहलाए। भारतीय चित्रकला के क्षितिज पर उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनकी चित्र संपदा युगों तक नई पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदत्त करती रहेगी। चित्रकला के एक नए स्कूल के संस्थापक के रूप में भारत के श्रेष्ठ कलाकारों में उनका नाम सदैव सम्मान से लिया जाएगा। पुनर्जागरणकालीन चित्रकला। भारतीय कला जब अपने अस्तित्व को छोड़ देने के कगार पर थी, तब ईवी हैवेल ने सन 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य पद पर रहकर संबल प्रदान किया और संसार का ध्यान भारतीय कला और संस्कृति की ओर आकर्षित किया। सन 1896 ईस्वी में वे चेन्नई कला विद्यालय से कोलकाता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल बने और उन्हीं के सहयोग से एक नवीन कला आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उन्होंने बंगाल स्कूल के विद्यार्थियों को केवल विदेशी रीतियों पर कला सिखाने को त्रुटि समझा और भारतीय जीवन और आदर्श से पूर्ण अजंता, राजपूत एवं मुगल शैली को आधार मानकर कलाभिव्यक्ति करने की सलाह दी। उनका मानना था कि भारतीय कला आत्मा के अधिक निकट है और इससे स्थूल जगत की अपेक्षा शाश्वत सत्यता का प्रदर्शन होता है, जबकि पाश्चात्य कला इसके विपरीत भौतिकता के निकट है। पर्सी ब्राउन और डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी ने भी भारतीयता के आदर्श गुणों के प्रचार प्रसार में पूर्ण सहयोग दिया। कला समीक्षक डॉक्टर मुल्कराज आनंद का मत है कि हैवेल ने ब्रिटिश कला पद्धति को हटाकर जो भारतीय पारंपरिक कथानकों एवं शैली के आधार पर कला शिक्षण आरंभ करवाए, वे भारतीयों को कला माध्यम से प्रेरित करने में सफल भी हुए। सन 1854 ईस्वी में कोलकाता कला विद्यालय, सन 1850 ईस्वी में मद्रास चेन्नई कला विद्यालय, सन 1857 ईस्वी में मुंबई, सन 1857 ईस्वी में लाहौर में कला विद्यालयों की शुरुआत हुई।
अवनींद्रनाथ ठाकुर की सहायता से भारतीय चित्रकला शैली में अनेक प्रयोग हेतु ईवी हैवल ने भारतीय कला के यश में इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन आर्किटेक्चर और आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तकों को प्रकाशित किया और भारतीय पारंपरिक कला के प्रति विश्व का ध्यान आकृष्ट किया। साथ ही भारतीय कला के कलात्मक गुणों के विरुद्ध प्रचारित पाश्चात्य विचारों को भ्रामक बताया। W.G. आर्चर महोदय ने इसके विपरीत इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट में वी हैवल के उक्त विचारों को गलत माना। हैवल ने भारतीय कलाकारों को पाश्चात्य कला के अनुकरण के बजाय अपने अतीत को देखो और चित्र बनाओ संदेश दिया। सन 1907 ईस्वी में सर जॉन वुडरॉफ की सहायता से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। सन 1919 में O.C. गांगुली के संपादन में कला पत्रिका रूपम का प्रकाशन किया। पुनर्जागरण काल के या बंगाल स्कूल के चित्रों की विशेषताएं। बंगाल स्कूल के कलाकारों की कृतियों में विदेशी कला प्रभाव के रूप में जापानी वॉश पद्धति के अतिरिक्त पाश्चात्य शैली का यथार्थ रेखांकन और चीनी आलेखन का निश्चित रूप में सम्मिश्रण मिलता है। चित्रकारों ने भारत की प्राचीन गौरवमयी गाथाओं, धार्मिक कथाओं, ऐतिहासिक प्रसंगों, साहित्यिक संसर्गों तथा जनजीवन की झांकियों से अपने विषयों का चयन किया। रेखांकन के महत्व को पुनः प्रतिष्ठित किया गया। बंगाल स्कूल के कलाकारों का यह मानना था कि चित्राकृतियों में गति लाने, प्रकृति का रूपांकन तथा चित्रों में लय इत्यादि के पूर्ण विकास के लिए स्केचिंग, रेखांकन करने की आदत अपनाना आवश्यक है और इसी के फलस्वरूप शिक्षक, विद्यार्थी एवं स्वतंत्र कलाकार खुले वातावरण में जाकर प्रकृति, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष, जलचर, थलचर इत्यादि सभी के गतिमान स्केच करने लगे। इससे पूर्व इस प्रकार की प्रथा भारत में प्रचलित नहीं थी। वॉश पद्धति को बंगाल के अधिकांश चित्रकारों ने अपनाया। चित्र में सीमा रेखा कर, रंग भरकर कागज को पानी में डुबोकर रंगों को फिक्स किया जाता था। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर चित्र पूर्ण किया जाता था। कुछ कलाकारों, जिनमें प्रमुख रूप से आचार्य नंदलाल बोस, क्षितींद्रनाथ मजूमदार ने टेम्परा पद्धति को अपनाया। इस पद्धति में धूसर, आभा वाले कम चटकीले रंग सीधे सपाट रूप से भरे जाते थे। आकृतियों को उभारने के लिए उन्हें रेखाओं द्वारा रेखांकित कर दिया जाता था। छाया प्रकाश का नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करने का नंदतिक प्रयास किया गया, किंतु फोटोनुमा स्वाभाविकता का जोर समाप्त हो गया था। कला के क्षेत्र में यूरोपीय शैलीवादों तथा चित्रांकन रंग पद्धतियों का भारत में जो अंधानुकरण किया जा रहा था, पुनर्जागरण काल की कला में उसका परित्याग किया गया और चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय परंपरा, संस्कृति, धर्म एवं इतिहास आदि का प्रवेश हुआ। अपनी उक्त प्रमुख विशेषताओं के कारण इस कला आंदोलन ने बंगाल कलम या स्कूल पुनर्जागरण, चित्रकला या टैगोर शैली पूरे विश्व में ख्याति अर्जित की और भारतीय कला को विदेशी जकड़ से मुक्त कराने में सफलता भी प्राप्त की।